नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हाथरस कांड को लेकर के लगातार इंसाफ की आवाज उठ रही है और पीड़िता ने मरने से पहले अपने बयान में कहा कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। घटना के दिन का एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता का बयान है और पीड़िता का परिवार भी कह रहा है कि किसने मारा है, लेकिन आरोपियों के घर वाले ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस की बेटी को आखिर मारा किसने है, क्योंकि पीड़िता के बयान वाला वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी आपबीती को सुना रही थी। हाथरस की पीड़िता बेटी का बयान ठीक उसी दिन का है जिस दिन उसको इस बेरहमी के साथ पीटा गया कि 15 दिन के बाद उसकी जान चली गई। आखिर क्या हुआ था 14 सितंबर को? हाथरस के उस खेत में पीड़िता कैसे लहूलुहान हुई? पीड़िता को बेरहमी से किसने मारा? उस दिन मौकाए वारदात पर क्या क्या हुआ था? इन सवालों का जवाब अभी भी फंसा हुआ है और यह भी सवाल फंसा हुआ है कि हाथरस की पीड़िता को आखिर किसने मार दिया। उधर हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को एक पत्र लिखा जिसमें युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़िता की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपी ने एसपी को लिखित चिट्ठी में पीड़िता को अपनी दोस्त बताया। तो वहीं इस मामले में विपक्षी दल अब यूपी सरकार को लगातार घेर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में पुलिसिया जांच में एक अलग एंगल भी सामने आया है। हाथरस कांड के बाद जातीय उन्माद फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस खौफनाक साजिश के पीछे पीएफआई का नाम भी आ गया और पुलिस को इस मामले में भीम आर्मी के पीएफआई के साथ संलिप्त होने के संकेत तक मिले। अब भीम आर्मी और पीएफआई के साठगांठ की खबरें जब सामने आई तो भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने यह खुली चुनौती दी। चंद्रशेखर ने कहा कि जांच में मेरे पास 100 करोड़ तो दूर की बात, अगर 1 लाख रुपए भी मिल जाएं तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। यूपी सरकार को पहले दिन से ही संदेह था कि हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। पीएफआई पर भी सवाल इसलिए है क्योंकि बार बार हिंसा के मामले में इसी संगठन का नाम आता है। अब इस संगठन को बैन करने की मांग भी उठती रही। तो ऐसे में सवाल यह है कि हाथरस कांड का आखिर असली गुनहगार है कौन? और आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो हाथरस में 14 सितंबर को जिस जगह पर घटना घटी उसकी पूरी हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। 14 सितंबर को हाथरस में जो गैंगरेप की वारदात हुई थी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश का ध्यान इस वक्त हाथरस की ओर है और मैं हाथरस में इस वक्त उसी खेत में मौजूद हूं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी खेत में उस जो पीड़िता है, हाथरस की बेटी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहां पर बताया ये जा रहा है कि वारदात को अंजाम दिया गया था हाथरस की। दरअसल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये उस दिन का वीडियो है जब पुलिस की टीम पहली बार यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी और जांच करने के दौरान इसी खेत में पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। अब जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी तो आपको दिखेगा, ये जो सब फसल है, ये जो फसल है यहाँ की, ये बाजरे की फसल है, ये सब सूखी हुई है। लेकिन उस दिन वो फसल ऐसे ही जैसे लहलाती हुई फसल है, इसी तरह से बिल्कुल हरे फसल के जो ये पौधे हैं बाजरे के, वैसी फसल खड़ी हुई थी। लेकिन पीड़िता को वहां से घसीटते हुए, ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि उस दिन पीड़िता यहाँ पर थी और घास वगैरह कुछ इकट्ठा करने के लिए आई थी और जब वो घास इकट्ठा कर रही थी उसी क्रम में कुछ जो आरोपी हैं, जैसा कि 4 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, रवि, रामू, लवकुश और संदीप, वो आरोपी आए और यहाँ उन्होंने पीड़िता को अकेला पाकर उसको यहाँ से घसीटा। और देखिए, ये जो गिरी हुई फसल है, ये बता रही है साफ तौर पर कि यहाँ क्या हुआ होगा, किस तरीके से उसको घसीटा गया होगा। देखिए, जब भी किसी को घसीटेंगे तो ये जो पेड़ हैं, ये बाजरे के जो पौधे हैं, ये ऐसे टूट जाएंगे। ठीक ऐसा ही वहां से यहाँ तक भी हुआ है। यहाँ पर उसको घसीटते हुए लाए गए और फिर ये अंदर, ये देखिए, यहाँ अंदर ले जाकर जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एसआईटी अपनी इस जांच में इस वीडियो को भी शामिल करेगी और जो वायरल वीडियो है उसकी सत्यता क्या है उसको परखने की भी एसआईटी कोशिश करेगी। जो वायरल वीडियो है उसमें यह भी बताया गया है, उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर दराती कहीं पड़ी हुई थी, वहां पर एक चप्पल पीड़िता की पड़ी हुई थी। यानी कि उस वायरल वीडियो से एक बात तो साफ है कि इसी जगह पर पीड़िता के साथ वो दरिंदगी हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। आज ये जानकारी मिल रही है कि करीब 40 आरोपी, जो 40 लोग हैं गांव के हैं, उसमें गांव के
किसान हैं, उसमें इन खेतों के आसपास के जो लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर खेती कर रहे थे या अपने किसी काम की वजह से यहाँ पर थे, उन लोगों के नंबर हैं। उन लोगों से पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम और फिर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वो दरिंदगी इसी जगह पर हुई थी, उस दरिंदगी में कौन कौन शामिल था। जैसे कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन 40 आरोपियों से पूछताछ करेगी, सबके नंबर एसआईटी के पास हैं। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है उस दिन की घटना की। ये तमाम चीजें हैं क्योंकि इंडिया न्यूज भी यहाँ पर मौजूद है, सच जो है उस पर से पर्दा हटाने के लिए कि एग्जैक्टली 14 सितंबर को क्या हुआ था जो आरोप पीड़ित का परिवार लगा रहा है। क्या वाकई इस तरह की घटना हुई थी, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था? क्योंकि लगातार जो आरोपी परिवार है वो बचने की कोशिश कर रहा है, कभी चिट्ठी लिखता है, कभी खुद को निर्दोष बताता है, कभी उनके समर्थन में पंचायतें होती हैं। तो सच क्या है, सच क्या है हाथरस की घटना का, क्या हुआ था उस दिन उस बेटी के साथ, और क्या एसआईटी इस जांच करके इसकी सत्यता का, इसके सच का पता लगा पाएगी? हाथरस से कैमरामैन अजय के साथ रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा की रिपोर्ट भी आपने देखी, लेकिन सवाल बहुत मौजूदा यही बरकरार है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अब आइए आपको ग्राफिक के जरिए यह भी बताते हैं कि एसआईटी की जो जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची है। तो एसआईटी के ऑपरेशन में कौन कौन है, क्योंकि पंप पर काम करने वाले ये एसआईटी के रडार पर हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं जिन 40 लोगों से पूछताछ हुई है। इसके अलावा गांव के प्रभावशाली लोग हैं जिनके साथ भी ये पूछताछ की गई है। साथ साथ दोनों परिवार को जानने वाले लोग भी हैं जिनसे एसआईटी ये जांच कर रही है और पूछ रही है कि आखिर दरअसल उस दिन क्या हुआ था। अंतिम संस्कार में भी जो लोग दिखे उनसे भी पूछताछ हुई है, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर के भी जो सबसे अहम सवाल है वो लगातार बरकरार हैं और इसी को लेकर के पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर गंभीर सवालिया निशान भी खड़े हुए थे और विपक्ष भी इसी मामले को लेकर के लगातार घेर रहा है कि आखिर अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो फिर आनन फानन में पीड़िता को जलाने की जल्दीबाजी आखिर क्यों थी। तो एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। बाकायदा हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटर बना दिया गया उसी गांव के अंदर जहां पर ये पूछताछ और इन सारी चीजों की जो मॉनिटरिंग है वो भी हो रही है। अब एसआईटी कर क्या रही है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एसआईटी ने पीड़िता के भाई का बयान लिया है, पीड़िता के घर और पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है, आरोपी परिवार का भी बयान लिया गया है। एसआईटी लगातार ये पूछताछ कर रही है। पीड़िता के भाई के बयान को दर्ज किया गया है, छत का मुआयना किया गया है, पड़ोसियों से पूछताछ हुई है और आरोपी परिवार का भी बयान एसआईटी की तरफ से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के एसआईटी की जो जांच है वो यहां तक अभी पहुंची है। तो एसआईटी की जांच और इसके अलावा पुलिस के द्वारा और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो बार बार बचने की कोशिश कर रहा है। कभी इसको ऑनर किलिंग बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है वो अपने आप को यह भी बता रहा है कि उसके संबंध थे, साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पूरा तो डीआईजी शलभ माथुर ने हाथरस में पीड़िता के परिवार वालों के साथ मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शेडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी उनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक किया। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए हाथरस कांड के पूरे घटनाक्रम के बारे में भी एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं, क्योंकि यह भी समझिए कि घटनाक्रम कैसे हुआ। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर को यह वारदात हुई थी। इसमें 4 लोगों ने एक 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद आरोपियों ने बेरहमी के साथ लड़की के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई और 15 दिन के बाद यानी कि 29 सितंबर को दिल्ली में पीड़िता की मौत हुई। और उसके बाद गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने फिर इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा यह है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था, जबकि पीड़ित लगातार इस बात को कहती रही। उसके अंतिम बयान भी हैं। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में भी रेप ना होने की बात कही गई है। आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार और लापरवाही के आरोप भी फिर इसके बाद पुलिस के ऊपर लगे और इसको लेकर के ही सबसे ज्यादा जो उंगलियां हैं वो उठ रही हैं। एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि आखिर ये जो जांच चल रही है वो किस दिशा में पहुंचेगी और सवाल यह है कि आखिर हाथरस कांड का जो जिम्मेदार है वो कौन है और क्या है हाथरस कांड का सच।
और चलिए अब इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जांच लगातार चल रही है, लेकिन जांच के बीच में जो बार बार खुलासे हो रहे हैं, कहीं उसका मॉरिशस कनेक्शन निकलता है, कहीं पीएफआई के साथ संबंध निकलता है, कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल ये है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि भाई रेप नहीं हुआ, और पीड़ित बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उस पर हमको न्याय चाहिए, और राजनीति जो हो रही है वो इससे इतर है। हाथरस का जिम्मेदार कौन है और हाथरस की सच्चाई क्या है, ये अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा। और जो जांच जहां तक पहुंची है उसमें ये गुत्थी और उलझती हुई नजर आ रही है, सुलझने की बजाय। ओम प्रकाश सिंह जी, कैसे देखा जाए इसको? आपका पहला कमेंट चाहूंगा मैं। आयुष जी, जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन से पूरा देश चाहता, मैं और सबकी बात नहीं करता, चाहे विपक्ष हो, चाहे पीड़िता परिवार हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, सभी चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस घटना के बाद जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है उस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की। आप देखिए कि तुरंत मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच का आदेश दिया, तब विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नहीं, इस पर हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, कहा नहीं, इस पर भी हमें विश्वास नहीं है, यह न्यायालय की देख रेख में जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे कि कोर्ट की निगरानी में न्यायाधीश की देख रेख में सीबीआई से जांच कराई जाए। और इसके अलावा भी कहा कि जो भी और जांच चाहते हैं वो तैयार। तो इस प्रकार से ये तय हो गया कि सरकार चाहती है कि पीड़िता को न्याय, लेकिन उसी के साथ परत दर परत रोज नए नए चीजें निकल करके बाहर आ, और जो चीजें बाहर आ रही वह उस घटना को अपने जगह पर है, पीड़िता को न्याय मिलेगा। 14 सितंबर का सच क्या है यह दुनिया के सामने आएगा, ये दुनिया के सामने। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें बाहर आ रही है वो बहुत ही प्रदेश और देश के लिए खतरनाक। वो जो आ रही एजेंसियां जांच कर रही है, चाहे पीएफआई का नाम आ रहा हो, चाहे भीम आर्मी का नाम आ रहा हो, चाहे विपक्षी दलों के नाम आ रहा हो, चाहे कुछ मीडिया के लोगों का नाम आ रहा हो, इनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि लास्ट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जात और धर्म का भाषण देने वाले कि जात और धर्म पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, आखिर जात और धर्म पर राजनीति क्यों हो रही है? हाथरस में जिस प्रकार से जाति को उछाला गया, मैं उन सारे विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूँ और मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि उसी तरह की घटना बलरामपुर में हुई, आजमगढ़ में हुई, बुलंदशहर में हुई। कहाँ चला गया राहुल प्रियंका जी का ट्विटर? कहाँ चला गया विपक्षियों की आवाज? कहाँ चला गया अखिलेश यादव का ट्विटर? क्यों नहीं बलरामपुर में गए? इसलिए नहीं गए कि कहीं दानिश है, कहीं रिजवी है, कहीं शाहिद है, कहीं साहिल है। इस तरह की राजनीति। चलिए ओम प्रकाश सिंह जी, लेकिन आपने कम से कम मान तो लिया कि आपके शासनकाल में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और इस घटना के बाद भी आप उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक इतर बात है कि भाई चलिए ठीक है, ये राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां नहीं पहुंचे, लेकिन भाई ये घटनाएं तो हुई हैं, ये भी एक सच्चाई है। सवाल अभी भी फिर वही बरकरार है, एक घटना के बाद भी दूसरी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल हैं। राजनीति तो राजनीति करने वाले करेंगे, जिसको जहां पर ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा वो वहां जाएगा, ऐसा नहीं है जाएगा। लेकिन घटनाओं को रोक भी तो नहीं पा रहे ना आप लोग। चलिए आप स्वीकार कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए उन पर आरोप लगाने के बहाने ही आपने इतनी घटनाओं का जिक्र कर दिया कि हाँ देखिए भाई इस घटना के बाद भी इतनी घटनाएं हुई, लेकिन वहां पर ये बड़े चेहरे नहीं गए, लेकिन घटनाएं तो हुई ना, ये भी सच्चाई है। ओपी जी, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं ट्विटर इनका टूल? क्यों नहीं ट्विटर जो ट्विटर की राजनीति करूंगा, ट्विटर क्यों नहीं गए? अरे तो ओपी जी, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई घटनाएं हो और ये लोग जाकर वहां राजनीति करें? आपका तो फोकस इस पर होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर ये घटनाएं घटित ही ना हो। आपका फोकस इस पर ना होकर के इस पर है कि यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए, यहाँ पर अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अच्छा ये बताइए, कैसा तर्क है ओम प्रकाश जी? जो है 2 दिन में 18 जो है बलात्कार की घटना हुई, क्यों नहीं भाई बहन वहां गए? क्यों नहीं उनका ट्विटर बोला?
देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि देश में सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हुआ। क्यों नहीं विपक्षी पार्टियां गई, क्यों नहीं वहां पर प्रियंका वाड्रा और राहुल वाड्रा गए? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन अरे ओपी जी, हाथरस में आपके बड़े नेता नहीं गए? हाथरस में आपके बड़े नेता नहीं गए मुलाकात करने के लिए, और वहां पर वो नहीं गए भाई? राजस्थान में तो आप भी प्रदर्शन कर ही रहे हैं ना। राजस्थान में ऐसा तो नहीं है कि वहां बीजेपी शांत बैठी है, वहां विपक्ष में है, वहां आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ विपक्ष में ये है, यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति सब कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करती कि आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे लें। सब करते हैं राजनीति, राजनीतिक दल सारे करते हैं। बस ये है कि जिसको जितना सूट करता है वो उतना करता है। भाई जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो उत्तर प्रदेश में कर रहा है, जो राजस्थान में है वो राजस्थान में कर रहा है। के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग गए, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं गए, तुरंत गए। हाँ, लेकिन इन लोगों की तरह कैमरा मैन लेके नहीं गए कि मैं गिरूंगा, मेरी फोटो खींच लेना, तुरंत फेसबुक पर, ट्विटर पर डाल देना। वो गिरने का नाटक नहीं किया। ओपी जी अगर तुरंत गए होते तो मुझे लगता है कि विपक्ष को राजनीति करने का अवसर ही नहीं मिलता। वो तो तब गए जब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, इतना हाइप हो गया, विपक्ष ने उसके ऊपर पूरा क्रेडिट ले लिया, तब आपको समझ में आया कि हाँ भाई इस मामले पर जाना चाहिए। जावेद जी, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, राजनीति से इतर भाई ये भी मुझे बताइए, क्योंकि रेप हुआ या कुछ भी हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो राजनीति उसके ऊपर हो रही है ये भी इसका एक अलग पहलू है। क्योंकि वहां जाते हैं तो मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां पर बाकायदा फोटो सेशन भी हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी है। ये किस प्रकार की संवेदना व्यक्त करने का तरीका है जावेद जी? देखिए आयुष जी, जो हमारे भाजपा के साथी ओपी सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि चाहे बलरामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, कांग्रेस का डेलीगेशन हर जगह गया। और बलरामपुर की घटना पर जो बीजेपी राजनीति कर रही है उसमें स्पष्ट समझ लें कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस मृतका के पिता को बार बार भटकाती अटकाती रही, और डॉक्टर जियाउर रहमान नाम के व्यक्ति के दबाव के बाद जो है वो मृतका जो थी उसका सच सामने आया था। पहली चीज, सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, हाथरस के मामले में पहले दिन से जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। जात और धर्म की ये राजनीति की बात करते हैं। इनको कोई बताए कि 2019 के लोकसभा चुनाव हो, चुनाव के एक महीने पहले लखनऊ की धरती पर यही भारतीय जनता पार्टी जाति सम्मेलन इसने 32 दिन तक लगातार किए थे। हाथरस कांड में जब पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई, उसके साथ अन्याय हुआ, जो आज तमाम वीडियो फेक लाए जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस मामले में ऑनर किलिंग का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो जाति संघर्ष की बात कर रहे हैं, जिस समय मीडिया पर्सन को बुलगढ़ी में जाने की इजाजत नहीं थी, उस समय पुलिस के साए में किस तरीके की धमकियां एक जात विशेष के लोग दे रहे थे, कैसे पंचायत हो रही थी, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई अब तक सरकार ने की। सवाल ये है कि आप जात देखकर कार्रवाई करेंगे, धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे, जात देखकर न्याय करेंगे। उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि जेल से लिखा गया पत्र पुलिस अधीक्षक को जाता है हाथरस के, और वो पत्र कैसे लीक हुआ ये भी जांच का विषय है। जो आरोपी ने पुलिस अधीक्षक को लिखा वो पत्र बाहर कैसे आया, ये रूप किसने, पत्र की भाषा को देखिए, वो पत्र आरोपियों द्वारा लिखा हुआ लगता ही नहीं है, उसको किसी ने सलाह दी है, कोई सलाहकार है कि ये पत्र इस तरीके से लिखा जाए। इस पर क्यों नहीं बहस हो रही है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? एसआईटी गठित हुई, पहले दिन वो पीड़ितों के घर नहीं गई, पहले दिन आरोपियों के घर गई। जो पत्र लिखने वाला आरोपी बता रहा है कि वो उससे मेरी दोस्ती थी और मेरे सामने घटना हुई, तो उसने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया घटना होने के बाद? सवाल है ये जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। आपने कहा एसआईटी 5 दिन में
जांच रिपोर्ट सौंप देगी। आपने 10 दिन का समय बढ़ा दिया। जावेद भाई, जिस तरीके से आप मामले जावेद जी, जावेद जी, अरे ठीक है ओपी जी आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। ओपी जी आपकी बारी आएगी, जवाब दीजिएगा। जावेद जी चलिए, जावेद जी आपकी बात को मैंने मान लिया। जावेद जी आपकी बात को मैंने मान लिया। जावेद जी मैंने आपकी बात को मान लिया कि चलिए ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी भाई, एकदम दूध की धुली हुई, वो बिल्कुल राजनीति नहीं करती। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो पीड़ित के साथ खड़ी होना चाहती है। राजस्थान में जाकर के जताते ना भाई, क्यों नहीं गए राजस्थान में आपके प्रियंका और राहुल गांधी? आप बताइए क्यों नहीं गए? इसका जवाब है आपके पास, इसका जवाब है आपके पास। भाई अगर किसी महिला के साथ पूरे देश के अंदर कहीं बुरा हो रहा है और अगर आपकी संवेदना है, जावेद अहमद जी अगर आपकी संवेदना है उसके साथ, उस महिला के साथ, तो आपके लिए सारी बेटियां बराबर होनी चाहिए। राजस्थान की बेटी भी, उत्तर प्रदेश की बेटी भी। यहां बैठ के ये मत कहिए कि आप इनसे अलग हैं। निश्चित रूप से सब बराबर है। तो क्यों नहीं गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए उसके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आयुष जी वहां अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे भी नेता जाते। वहां कार्रवाई हुई, वो उन बच्चियों को उनके 2 दोस्त मध्य प्रदेश ले गए शादी के बहाने से। 4 उनके और दोस्तों ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में उनके साथ घटना कारित की। वहां भाजपा की सरकार है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ये किसका वर्जन है? ये किसका वर्जन है? वहां भी तो पुलिस ने बताया ना जांच के बाद, वहां भी तो जावेद अहमद जी पुलिस ने बताया ना जांच के बाद। जावेद अहमद जी वहां भी पुलिस ने बताया ना जांच के बाद। जावेद अहमद जी वहां भी जांच के बाद पुलिस ने बताया ऐसा हुआ। इस कांड में भी पुलिस बता रही यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो मानिए आपके राजस्थान के अंदर अगर पुलिस कहेगी तो वो ऑथेंटिक, उत्तर प्रदेश के अंदर कहेगी तो आप सवाल खड़ा करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। सबको सूट करता है राजनीति करना, सब राजनीति करते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह सकती है कि वो उस पर राजनीति नहीं कर रही है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकती कि वो उस पर राजनीति नहीं कर रही है। जावेद अहमद जी, अन्याय होता है, वो चाहे राजस्थान के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, अन्याय होता है। राम प्रताप सिंह जी, ठीक है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी जांच हो रही है, SIT से लेकर के सब कुछ हो रहा है। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल बहुत सीधा सा ये है कि भाई बेटी के लिए अगर आपके मन में इतनी सांत्वना जताने की प्रबल इच्छा है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी जाकर के पीड़ित परिवार को थोड़ा आश्वासन देना चाहिए था कि हाँ भाई गलत हुआ है आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, मेरी संवेदना आपके साथ में है। वो नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन आपकी नजर में वो सही है क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री गए थे, इसलिए आप उसको जस्टिफाई करते रहिए, क्योंकि सरकार आपकी वहां पर है, जस्टिफाई करिए। वही यहां पर ओपी जी भी कर रहे हैं। राम प्रताप जी, सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही राजनीति, क्या समाजवादी पार्टी कह सकती है? समाजवादी पार्टी कह सकती है कि वो राजनीति नहीं करती है ऐसे मसले पर? चलिए ठीक है, हो गया जावेद जी हो गया। जिसकी जहां सत्ता वो क्या कर रहा है सबको दिख रहा है। राम प्रताप जी, आयुष जी चलिए शांत हो जाइए आप लोग, राम प्रताप जी को बोलने दीजिए भाई। राम प्रताप सिंह जी। आयुष जी, मैं बहुत सैडेंड हूं बाय द स्टेट ऑफ अफेयर्स और जो लेवल ऑफ डिस्कशन यहाँ हो रहा है। वी आर जस्ट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। मतलब एक हीनियस क्राइम हुआ। आई फर्मली बिलीव, और मैं दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा और दोनों पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस एंड बीजेपी, कि प्लीज लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फॉलो देयर ड्यू कोर्स। उनको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेट देम कम आउट विद एविडेंसेस। इसमें ना कोई ऑपोजिशन इंटरफेयर करे, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर करे। दिस इज, वी ऑल हैव टू बी अबव बियॉन्ड दिस, अगर हम अपने देश का भला चाहते हैं तो। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि हमारी आज इस पैनल पे बैठ के हम इस तरीके से लड़ रहे हैं कि राजस्थान में हुआ तो अच्छा हुआ और यूपी में हुआ तो खराब हुआ या कहीं और तीसरी जगह हुआ। सच ये है कि आज भारतवर्ष के लिए नाक कटाने वाली बात है कि विश्व में अगर रेप की संख्या और इस तरह की हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की संख्या देखी जाए, सबसे ज्यादा भारत में है। क्यों नहीं हम क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम रेजोल्यूशन की बात के बजाय हम उस पर गेटिंग पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ की बात कर रहे हैं। मेरा स्टेट गवर्नमेंट से सिंपल 3 सवाल है। एक बहुत बढ़िया स्कीम थी 1090 विमेन्स हेल्पलाइन, जिसमें कि कोई पीड़ित महिला को अगर कोई संशय होता था वो उस पर कॉल करके हेल्प सीख कर सकती थी। वो आज क्यों डीएक्टिवेटेड पड़ी हुई है हमारे लखनऊ में? 100 के नाम पे एक चौराया भी है। एक यूपी 100 स्कीम थी जिसमें कि कॉल करने पे 12 से 17 सेकंड में पुलिस पहुंच जाती थी और क्राइम प्रिवेंशन की बात करती थी, ना कि क्राइम रेजोल्यूशन। तो बाद में क्राइम हो गया उसके बाद तो डोल पीटते रहेंगे,
लेकिन क्राइम को बचाना मेरे विचार में ज्यादा जरूरी है। और वो 100 का नाम बदल के 112 कर दिया गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीतिक है, लेकिन कम से कम उसकी पावर्स को क्यों डाइल्यूट किया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करना चाहिए कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर न करे, पॉलिटिशियंस भी इंटरफेयर न करे, एंड लेट अस सी इन फ्यूचर के आगे इस तरह के क्राइम्स ना हो। पंकज रस्तोगी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं? सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम नजर आ रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि ये जो गुत्थी है वो और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है सुलझने की बजाय? देखिए आयुष जी, ये जो घटना है ये निहायत निंदनीय है और एक बलात्कार एक मानसिक विकृति है और इसके लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन वहां की जो हाथरस की पुलिस है उसका अमानवीय चेहरा सामने आया, इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और 5 पुलिसकर्मी वहां सस्पेंड हुए। लेकिन अभी अगर आप इस घटना हाथरस की घटना पे आए तो यहाँ पर बड़े विरोधाभासी बातें सामने आई। उसमें सवाल यह है कि 14 तारीख को पीड़िता के साथ रेप हुआ और जिस तरह के आरोप तय हुए कि उसके साथ रेप हुआ 14 तारीख को, उसके बाद दिन प्रतिदिन FIR में लोगों के नाम बढ़ते घटते रहे। तो ये सब बड़े विरोधाभासी तत्व रहे और सवाल इस बात का है कि एक साल में 104 बार 62 बार क्या नाम है आरोपित पक्ष ने पीड़िता के परिवार से बात की और 42 बार पीड़िता के पक्ष के लोगों ने आरोपित पक्ष के लोगों से बात की। तो मतलब एक साल से यह वार्तालाप जारी था जिसके कॉल डिटेल है, फोन पे तमाम तरीके की बातें हुई। तो इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल इस बात का है कि और वहां जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, जाति उन्माद फैलाने के लिए तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पर जाति उन्माद फैलाने के लिए, ठाकुर और दलितों में जाति उन्माद फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाने की बात आई। और भारत की सर्वाधिक ये ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने माना कि इस 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपया PFI के फंड में आया, पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के फंड में, और उन लोगों ने वहां पर जाति उन्माद फैलाने के पूरे प्रयास किए लेकिन वो विफल हो गए। तो इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए कि ये कौन से लोग हैं और कौन लोग इसके पीछे अंजाम दे रहे हैं और कौन से राजनीतिक दल इनको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पंकज जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा। पंकज जी, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आप अपने पत्रकारिता के अनुभव से जरा बताएं, पत्रकारिता के अनुभव से पंकज जी जरा बता दें, क्योंकि जांच तो इस बात की भाई हो रही है ना कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि पीड़िता हमारे बीच में नहीं है, उसके साथ दरिंदगी हुई है और वो चली गई हमारे बीच से। जांच इस बात की होनी चाहिए कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उसके अंदर अब ये जो नए नए एंगल आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो जांच से कहीं इधर उधर जाती हुई ये पूरी घटनाक्रम हमको अब नजर आ रहा है? और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या न्याय के इतर हम लोग अब ये देख पा रहे हैं कि ये उलझता हुआ जा रहा है, सुलझने के बजाय ये उलझ रही है गुत्थी? इसलिए मैंने आपसे पूछा। पंकज जी देखिए कानून ये कहता है कि चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे आरोपित पक्ष हो, किसी को भी सजा नहीं होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय का अधिकार है। ठीक है, सबको न्याय का अधिकार है। और पीड़िता ने मरते समय जो डाइंग स्टेटमेंट दिया उसने संदीप का नाम लिया और अन्य लोगों का भी नाम लिया और बताया कि 2 लोग भाग गए। तो सवाल ये, संदीप लड़की के भाई का भी नाम है और संदीप आरोपित पक्ष के भी उसका नाम है। तो कौन सा संदीप है, इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष रूप से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और सवाल यह है कि जिस तरह से आरोपित पक्ष हमेशा यह कह रहा है कि चाहे आप SIT की जांच करा लीजिए, चाहे आप CBI की जांच करा लीजिए, जिस तरह की जांच करा लीजिए, हम हर तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। तो आरोपित पक्ष पीड़ित पक्ष को भी यह कहना चाहिए कि आप जो भी जांच हो रही है, मैं हर तरह की जांच से सक्षम हूं और संतुष्ट हूं, और जो भी जांच हो, चाहे CBI जांच हो चाहे वो कोई भी जांच हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। उसमें कोई भी किसी तरह का, तभी पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, यह तय मान के चलिए। क्योंकि एक जिस तरह की वहां घटना हुई और जिस तरह की अन्य जगह भी घटना हो रही है वो भी निंदनीय है। इसका इस पे रोक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घटनाओं पे मतलब जिस तरह से राजनीति इतनी ज्यादा होने लगी और जिस तरह से PFI का नाम आया, तो वो भी मतलब ये प्रदेश में देखिए राजनीति हो रही है, कोई नया नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सब राजनीति करती हैं, इसीलिए मैं पहले ही सवाल से ये कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं है कि अपने आप को क्लीन चिट दे दे, क्योंकि जिसको सूट कर रहा है, जिसको जिस प्रदेश में लग रहा है कि वो विपक्ष में बैठा है, उसके लिए एक बढ़िया चाबी है। इससे सारी राजनीतिक पार्टियों को मैं कह रहा हूं, मैं इंक्लूड कर रहा हूं सारी राजनीतिक पार्टियों को, किसी एक पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूं, सब हैं उसमें। ओम प्रकाश जी, जरा एक चीज मुझे और समझाइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जांच की, आपकी तरफ से जो तमाम संस्तुतियां हुई उसको आप मद्देनजर रखते हुए इस बात को आप लोग आगे लेकर चल रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए।
लेकिन उसका एक पहलू यह भी तो है कि आपने अपने पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया है, यानी कि आपने इस चीज को स्वीकार किया है कि आपकी पुलिसिंग अभी भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि बहुत सारे जिक्र तो अभी आपने किए कि उसके बाद यह केस हुआ, फला नेता नहीं गए, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर के और उसके रवैये को लेकर के सवाल क्यों उठते हैं बार बार, और इतने हीनियस क्राइम के बाद क्यों जागते हैं आप लोग, सवाल यह भी है। और यह व्यवस्था 3.5 साल के अंदर भी आप लोग सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों विपक्ष को मौका मिल जा रहा है? पुलिस ने जो भी लापरवाही किया उसमें सारे पुलिस अधिकारियों को दंडित किया गया। पूरा देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस और 61 IAS और IPS के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 61 IAS और IPS के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई का परिणाम क्या हुआ ओपी जी? इतनी कार्रवाई तो आपने इस घटनाक्रम से पहले ही कर दी थी, हाथरस के घटनाक्रम से पहले न जाने कितने बड़े अधिकारियों पे आपने कार्रवाई की, लेकिन वही तो पुलिस अधिकारी है ना जो कि इन पीड़िताओं की सुन ही नहीं रहे थे। जब ये पीड़ित पक्ष वहां पहुंचता था तो उसकी सुनते ही नहीं थे। इतना हल्के में, उतना लाइटली इस मामले को लिया कि ये प्रकरण इतना ज्यादा खिंच गया फिर, और उसके बाद जब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा तब आपको कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो मेरा सवाल है ना। और पुलिसिंग के ऊपर सवाल क्यों खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल क्यों खड़े होते हैं बार बार? देखिए ऐसा है जी, मेरी बात सुन तो लीजिए। आप एक तरफा आरोप नहीं लगा सकते। आप ये बताइए, इतने दिन से 29 तारीख से लेकर आज तक सारे देश के चैनल हाथरस के मामले पर डिबेट चला रहे हैं, पूरा सूचनाएं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि सारी चीजों का, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, सारी चीजों का वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड है। चाहे भीम आर्मी के 3 लोग जाकर के वहां पर परिवार का सदस्य बन करके उस घर में रहे लगातार, और जब SIT ने परिवार की सूची मांगी तो वहां से चले गए। ये भी इसका ऑडियो वीडियो है। एक प्रकार द्वारा यह कहना कि मुख्यमंत्री की बात मत मानो, 50 लाख से 1 करोड़ मिला, इसका भी ऑडियो वीडियो है। एक कांग्रेस नेता द्वारा यह कहना कि हम दंगा के लिए तैयार हैं और कल दंगा कराया जाएगा, 2 इधर से मरेंगे, 2 इधर से मरेंगे, और पुलिस अधिकारियों पर निश्चित रूप से जो है वो पथराव किया जाए, और यह पुलिस गोली चलाने के लिए बाध्य हो, इसका भी ऑडियो वीडियो आपके पास है। ये सारा दंगा कराने में तो विश्व के अंदर आपको महारत है। अरे जावेद अहमद जी, मैं आऊंगा आपके पास। जावेद जी, मैं आपके पास आऊंगा भाई। देखिए, उसका जवाब तो आपको देना होगा, लेकिन ओपी जी भाई, इतने ऑडियो वीडियो आपके पास हैं, इसकी कोई प्रमाणिकता की जांच करके भाई कार्रवाई कर दीजिए ना। ऑडियो वीडियो तो बहुत सारे मामलों के आप लोगों के पास पहले से भी थे। PFI को लेकर के भी आपके पास न जाने कितने सबूत थे पहले से, लेकिन उस पर आज तक आप लोग रोक नहीं लगा पाए। अब इस घटनाक्रम में भी PFI का नाम आ गया भाई। CA और NRC के दंगों को लेकर के आप लोगों ने PFI की संलिप्तता को बताया था ना, कार्रवाई तो उस पर भी नहीं कर पाए आप लोग। आज फिर वही नाम आया कि PFI के जरिए इतना फंड आ रहा था, 100 करोड़ जुटा लिए गए। ये क्या हो रहा है भाई? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। बिल्कुल पूछा जाएगा, और इसमें जो भी दोषी है, क्या PFI दिल्ली दंगों में उसका हाथ नहीं था? CA के मामले में भड़काने? अरे ओम प्रकाश जी, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये खुलासे तो आप लोग पहले से कर चुके हैं ना। कार्रवाई अगर कर दी होती आपने इनके ऊपर या इन संगठन के ऊपर, तो कम से कम जिस दंगा भड़काने का जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जलाने की कोशिश हो रही थी, उन्माद फैलाने के लिए पैसा बाहर से आ रहा था, वो रुक गया होता, जांच थोड़ा जल्दी खत्म हो जाती है, पीड़िता को इंसाफ जल्दी मिल जाता। अब इसमें रोज नए नए एंगल आएंगे। अभी तो PFI है, अभी आगे और पता नहीं क्या खुलासे होंगे। कार्रवाई के नाम पे शून्य क्यों हो जाता है? सुनिए, पूरी कार्रवाई हो रही है। आयुष जी, जिस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है, अब तो उसकी देखरेख में होगा ना हम भागेंगे ना आप भागेंगे, ना हम भागेंगे ना आप भागेंगे। तो ओपी जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया इस पर। ऐसी स्थिति बनी क्यों? और जांच को लेकर के भी सवाल क्यों बार बार होते रहे? सवाल उठ रहा था ना जांच को लेकर के, तभी कोर्ट को दखल देना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, जांच तो हो रही थी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? सारे मामले के, इतने संवेदनशील मामले की 3 दिन में जांच कंप्लीट हो जाए। SIT भी दे दे, CBI भी दे दे, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे दे। ऐसा तो नहीं, जांच में आप समय देंगे ना, थोड़ा धैर्य तो रखेंगे ना। देश के सामने देखिए, देश इसका इंतजार कर रहा है।
देश इसका इंतजार कर रहा है कि सच क्या है, 14 सितंबर का सच क्या है, और उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो भड़काने का काम, आग लगाने का काम, जाति हिंसा फैलाने का काम किया है, इसकी भी जांच हो रही, और जो हमारे अधिकारी दोषी हैं उनकी भी जांच हो रही अगर वो पाए गए। लेकिन एक बात मैं आयुष जी जरा इसके अतर में कहना चाहता हूँ, 2-2.5 साल से मैं डिबेट कर रहा हूँ, ये अपने दोस्त जावेद भाई को देख करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम दोनों एक साथ डिबेट में बैठते थे और कांग्रेस के विरोध में रहते थे जावेद भाई और हम, लेकिन आज जावेद भाई को कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, और उसकी चाल जिस प्रकार से इतना जल्दी इन्होंने अपने को उतार लिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। राजनीति में भाई आना जाना सबका लगा रहता है, ऐसा नहीं कि कोई तटस्थ हो जाता है। भाई उनको वहां शूट किया, वो वहां जा रहे हैं, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन जावेद जी भाई, अब आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जरा ये भी बता दें, क्योंकि इससे पहले सवाल में तो आप ये कह रहे थे कि जाति और धर्म की राजनीति तो दरअसल ये करते हैं आपके नेता भी तो है ना, शिवराज जीवन, उनका वीडियो तो बड़ा धड़ल्ले से समय सामने आया हुआ है, कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो रही है। आपके ही नेता ये बात वहां जाके कह रहे हैं कि आंख फोड़ दो, हाथ काट दो। भाई ऐसा क्यों? आप तो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, नेता तो आपके निकले जावेद अहमद जी। जावेद भाई एक सवाल और, जावेद भाई एक सेकंड, ये बता सकते हो कि देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना किस प्रदेश में हो रही है और कितना हो रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट आप बता सकते हो? अगर बता दो दोस्त तो मैं समझू। चलिए जावेद जी, चलिए जवाब दीजिए, ओपीजी की भी बात का जवाब दीजिए। मैंने भी जो सवाल पूछा भाई, जाति धर्म की राजनीति की बात, आपने आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अपने नेता के बयान के ऊपर भी जरा बोलिएगा। आयुष जी शिवराज जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सब आदमी है। कल उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए कल उनको गिरफ्तार किया, शाम को क्यों छोड़ दिया? क्या इस वीडियो की प्रामाणिकता को इंडिया न्यूज प्रमाणित मानने के लिए तैयार है? क्या इसकी फॉरेंसिक जांच हो गई है? भाजपा का आईटी सेल किस किस तरीके के वीडियो बनाता है, क्या क्या एडिटिंग करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर इंडिया न्यूज कहे कि ये प्रमाणित वीडियो है तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। अगर आप कह दे ये किस लैब में भेजा गया, जिस पीड़िता पर हम बहस कर रहे हैं उस पीड़िता का जो है सैंपल कब भेजा गया? 22 तारीख को, 25 तारीख को, 22 तारीख को लिया गया, 25 को आगरा भेजा गया लैब में, और आपने वीडियो को प्रमाणित बता दिया। पुलिस ने क्यों छोड़ा? पहली चीज। दूसरी बात यह कि टीवी स्क्रीन पर लगातार, जब मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं थी, उस समय उसी गांव में किसकी पंचायत चल रही थी, चारों तरफ पुलिस थी, वीडियो बन रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन तक पर चल रहे थे, उस पर सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? हमारा है तो ठीक, आपका है तो गलत। आप उसको जांच करा लीजिए, फॉरेंसिक लैब कह दे कि ये शिवराज जीवन जी का है तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इसी राम प्रताप जी, आ रहा हूं आपके पास ही, आ रहा हूं। बांदा में एक बलात्कार में के मामले में विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी जी फंसे थे। सारी कार्रवाई की उस समय की सरकार ने, लेकिन स्मृति ईरानी जी बांदा पहुंच गई और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। निर्भया का कांड हुआ, जावेद जी मुझे एक चीज बताइए, ठीक है चलिए, बहुत आरोप लगाए आपने, बहुत आरोप लगाए। देखिए भाई ठीक है, अब उनकी सत्ता है, उनको बहुत सारे जवाब देने, वो इससे इतना सारे जवाब देंगे, लेकिन जो पूछ रहे हैं उस पर नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जावेद जी, मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं जावेद जी, मुझे बताइए, आप लोग जो चाह रहे थे कि भाई इसकी जांच हो, पीड़िता को इंसाफ मिले, वो सारी चीजें तो हो रही है ना, तो अब आरोप लगाने का क्या मतलब है? क्या इंतजार नहीं करना चाहिए कि जांच कंप्लीट हो जाए एक बार? जावेद अहमद जी, क्या ऐसा नहीं हो रहा है जो आप लोग चाहते थे? आयुष जी, जब आप जो पब्लिक डोमेन में है, आम आदमी जिस बात की चर्चा कर रहा है, जो चिंता है देश की, कि जिस तरीके से रोज कोई ना कोई एक साजिश सरकार की खुलती है, क्यों सरकार को पीआर एजेंसी की मदद लेनी पड़ी? दरिंदगी का शिकार उस बेटी बहन के चरित्र को आज उसका हनन किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। पीआर एजेंसी का भुगतान कौन कर रहा है? क्या वो सरकारी खजाने से हो रहा है?
और सरकारी खजाने से हो रहा है, तो अपनी छवि को बदलने के लिए, बचाने के लिए जनता के धन का ये खुला दुरुपयोग है। अरे जावेद अहमद जी भाई, प्रायोरिटी क्या है? जावेद अहमद जी, प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्राथमिकता क्या है आपकी? जावेद अहमद जी, प्राथमिकता क्या है आपकी? भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखा देना, उनकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना कि पीड़िता को इंसाफ मिल जाए, ये प्रायोरिटी है आपकी? प्राथमिकता क्या है, जरा ये बताइए। की जांच का नोटिफिकेशन जावेद जी मेरा सवाल सुनिए भाई, जावेद जी मेरा सवाल सुनिए। आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप आरोपों की झड़ी लगाते रहिए, वो भी आरोपों की झड़ी लगाएंगे। मुझे ये बताइए आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आपकी क्या है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, या प्राथमिकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया जाए, उसको बताया जाए कि यह काम नहीं कर रही? प्राथमिकता क्या है आपकी? आज आपकी इस केस को लेकर प्राथमिकता क्या है, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता बताइएगा। का सवाल नहीं है। हमारी कांग्रेस की प्राथमिकता कि हाथरस की बिटिया को इंसाफ मिले, कोई भी दोषी छूटने ना पाए। तो वही तो हो रहा भाई, तो जांच का इंतजार करिए, तो आप जांच का इंतजार करिए, आप जांच का इंतजार करिए भाई। जांच तो हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो भाई आप जांच का इंतजार कर लीजिए, जिस पर अंतिम भरोसा करते हैं आप लोग। अब उसका इंतजार करिए, अब उसका इंतजार करिए। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। राम प्रताप सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जावेद जी भाई, देखिए आपके और ओपी जी के बीच में ही रह जाएगा सब। राम प्रताप जी। मैं फिर से वही बात रिट्रेट करूंगा कि जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको फ्री हैंड दिया जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। कुछ दिनों से या महीनों सालों से मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड इमर्ज हो गया है कि ट्रायल बाय मीडिया जिसको बोलते हैं, कि एवरीबडी हैज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। वो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको वो मीडिया के माध्यम से जो है एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन लगाते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद ये केस और इन्वेस्टिगेशन किसी मीडिया चैनल पे बैठ के ही डिसाइड हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ जुडिशरी और डेमोक्रेसी हैज टू फंक्शन। ये प्लीज आप सब सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो जो पॉलिटिकल डोमेन की बातें हैं वो ठीक है करें, बट केस के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के काउंटर और करके आगे पेश न करें, जिससे कि जनता कंफ्यूज हो और एक अजीब सा माहौल देश में क्रिएट हो। द बिगर प्रॉब्लम इज कि ये एक के बाद एक ऐसे रेप और हीनियस क्राइम्स क्यों हो रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे आज देश के बड़े बड़े नेताओं, गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जिसमें एटलीस्ट वी लुक इनटू द रीजंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ये रुक क्यों नहीं रहा है, किस तरह के काउंटर मेजर्स लाए जाएं, किस तरह की पुलिसिंग सिस्टम किया जाए कि ये ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो कि कोई किसी बच्ची के खिलाफ हीनियस क्राइम हो। दैट इज द लार्जर इशू। Let Hathras or any other place across the country be the same. A crime is a crime. राम प्रताप जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी के माध्यम से अगर ये बात आप लोग ऊपर तक ले जाएं तो शायद हो सकता है कि ब्रॉडर वे में हम लोग इस पर कोई डिस्कशन कर सकते हैं और इसकी कोई एक रास्ता बन सकता है। ऐसा होना चाहिए अगर आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज उतना संजीदा नजर आती नहीं जितना डिबेट में दिखती है। पंकज रस्तोगी जी, तमाम सारी जो इस पर आर्ग्यूमेंट हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी फिर वही बरकरार है कि जब इतना कुछ हो रहा है और इतनी कुछ जानकारी सबके पास पहुंच रही है, तो इसको प्रिवेंट क्यों नहीं पहले से कर लिया जाता है? क्योंकि तमाम घटनाओं का जिक्र तो इसके बाद भी हुआ है, और ऐसा नहीं कि इस घटनाक्रम के बाद घटनाएं रुक गई हैं। हर बार उसी प्रकार की एक नई घटना नए स्वरूप में देखने को मिलती है, जो ज्यादा हाइप होती है उस पर डिस्कशंस होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक जो बलात्कार की घटनाएं हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमने पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं, ये एक मानसिक विकृति है। ये बहुत लोगों के मतलब जनमानस में बहुत जो अराजक तत्व हैं उनकी एक मानसिक विकृति है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनको अगर न्याय मिल, जैसे निर्भया कांड की ले लीजिए, अब 8 साल लग गए उसको न्याय मिलने में, तो उसी तरह से इसका अगर त्वरित निस्तारण हो और 1 साल के अंदर उनको अगर त्वरित निस्तारण के तहत कड़ी से कड़ी दंडात्मक सजा मिले तो ये घटनाओं पे काफी अंकुश लगेगा। लेकिन चूंकि इस तरह की चीजें नहीं होती है, इसीलिए इस तरह के अराजक तत्वों का बोलबाला रहता है और उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और मैं हाथरस की घटना पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ईडी ने पीएफआई के ऊपर फंडिंग का आरोप लगाया कि उसके पास फंड आए और जाति दंगा भड़काना था, तो सीए एनआरसी में जिस तरह से पीएफआई ने का नाम सामने आया था, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए
कि पीएफआई पे तत्काल बैन लगाना चाहिए और उसके फंड को भी जब्त कर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आज यूपी के लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ने इस बात को छापा है कि पीड़िता को उसके मां और भाई ने मारा, तो इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। फ्रंट पेज लीड न्यूज है, तो इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी भी वो होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। जिस तरह से उसने वो, लेकिन पंकज जी भाई ये भी तो साक्ष्य चाहिए ना, अगर ऐसे ही तमाम लोग अपनी अपनी राय को बताते रहे और कोई ये कह दे कि ऐसा हुआ, तो फिर जांच का कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर तो जांच का कोई विषय ही नहीं रहा ना। गया कोई अगर फ्रंट लाइन पे ये बात कहे कि ऐसा है तो उसके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना, देखिए अगर कोई आधार होना चाहिए। पीड़िता का देखिए तो एक तरफा बात हो गई कि पहले ही आपने जांच और फैसला सुना दिया। पीड़िता को न्याय मिलना सर्वोपरि है, और पीड़िता का परिवार अगर कह रहा है कि वो अगर जुडिशियल इंक्वायरी चाहता है तो आप जुडिशियल इंक्वायरी चलाइए। अगर वो सीबीआई जांच से इतर कर रहा है तो उसको करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। सवाल ये जांच तो जांच है, उसमें कोई अर्जा नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए कम समय था, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को 10 दिन का समय और बढ़ा दिया कि और तथ्य सामने आए। तो ये भी नहीं है। और 40 लोगों का, जैसा कि आप अभी दिखा रहे हैं कि 40 लोगों से गांव में वहां पूछताछ हुई और उनके स्टेटमेंट नोट किए गए, तो उसमें ये भी सब चीजें तो जारी है, ये सब चीजें चल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसका अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस घटना का जिस तरह से साल भर के अंदर एक तयबद्ध सीमा होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर या मैक्सिमम साल भर के अंदर में इसका न्याय हो जाना चाहिए इन घटनाओं पे। नहीं पंकज जी देखिए, ये भी एक अलग से डिबेट का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी देखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी फैसला आने में 5-5 साल 8-8 साल लग जाते हैं, तो भाई उस फास्ट ट्रैक का मतलब क्या रह गया, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन ओपी जी बहुत सारे आरोप लगाए जावेद अहमद जी ने, मैं चाहूंगा जवाब दें, 5-5 साल लग जाते हैं, जवाब दें ओपी जी। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही घटना संज्ञान में आई है, तुरंत इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को देने का उन्होंने आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला और नाबालिग बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटना हो, इसके लिए पास्को कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया गया। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है कि जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जिन लोगों ने नफरत और आग फैलाई है उनके लिए क्या उपाय होगा? देश की सबसे बड़ी पार्टी, अरे वही तो पूछ रहे थे, जावेद अहमद जी ने वही पूछा ओपी जी आपसे कि भाई अगर आपके पास वीडियो था तो आपकी पुलिस पकड़ कर ले गई, रात में छोड़ क्यों दिया भाई? अरे भाई क्यों नहीं प्रमाणित कर पाए उसको? अभी उनका बयान लिया गया है, उनका बयान लिया गया है और अभी छोड़ा गया है या पकड़ा गया है या प्रशासनिक कार्रवाई है। मैं इसके बारे में जावेद जी की तरह मुझे नहीं पता है कि पकड़ा गया, बयान लिया गया, छोड़ा गया, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि हाथरस में बिटिया का जीभ काट लिया गया, आंख फोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या इस अफवाह के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में 31 साल से जिनकी जमीन खिसक चुकी है, जिनके राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश में, अब ओपी जी मेरा भी सवाल आपसे यही होगा कि आपके लिए भाई आपकी प्राथमिकता क्या है? ओपी जी आपकी प्राथमिकता इस समय क्या है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगी जाए, राहुल और प्रियंका गांधी क्यों गए, इस विषय पर ज्यादा फोकस होना चाहिए या फोकस ये होना चाहिए कि न्याय मिले? प्राथमिकता अब आपकी क्या है, जरा आप ये भी बता दीजिए। नहीं तो आयुष जी, देश के अंदर कोई भी जिम्मेदार चैनल, कोई भी जिम्मेदार नेता, बड़ा नेता क्या इसी तरह से अफवाह किसी घटना पर फैला सकता है? ये शोभा देगा? हम आदमी, मान लीजिए सामान्य व्यक्ति अगर कोई अफवाह फैलाता है तो क्षम्य है, लेकिन कानून का तो ओपी जी फिर इंतजार करते हैं ना, रिपोर्ट आने दीजिए भाई, ये निर्णय कहां तक पहुंचता है उसका इंतजार कर लेते हैं। अगर आपकी तरफ से आप लोगों ने जो जांच की है और उसका फैसला आपके पक्ष में आता है तो अब आप कहिएगा कि राहुल और प्रियंका गांधी माफी मांगे। अभी भी तो प्राइमरी स्टेज में ही आप इस बात को कह रहे हैं ना, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए ना कि हुआ क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, ये सामने आ जाए, पीड़िता को इंसाफ मिल जाए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ना आपकी प्राथमिकता ये, ना कांग्रेस की प्राथमिकता ये। फिर वही बात आ गई कि जिसको जितना सूट कर रहा है वो आराम से अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इसके ऊपर। आयुष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राफेल के मामले में जो उन्होंने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा, क्या देश की जनता से माफी मांगा? इस गलत सूचना के लिए देश की जनता से माफी मांगा? सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगी, लेकिन क्या देश की जनता से इस तरह का अनर्गल? आज वही राफेल पर वायुसेना घमंड कर रही है। आज देश जो है चीन को ललकार रहा है,
पाकिस्तान को ललकार रहा। चलिए, चीन हौसला पाकिस्तान अफजाई नहीं, मामले हाथरस में रहते जिस हैं तरह ओपी जी, चीन पाकिस्तान से हाथरस में आ जाते हैं। जावेद जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं देश की जनता से माफी मांगी? जावेद जी जवाब दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो माफी मांगते हो आप। हमारे सम्मानित मित्र ओपी भाई जो कह रहे हैं, इनको भी माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए। शिवराज जीवन जी से तो पूछताछ हो गई और पुलिस के बुलावे पर वो चले गए, लेकिन बुलगली में जो पंचायत हुई और जिस तरीके से धमकी भरे वीडियो आए, उनसे भी क्या पूछताछ होगी? गलत। भारतीय जनता पार्टी के बलिया के विधायक फिर झूठ बोल ने क्या क्या बयान अब जावेद अहमद जी क्या प्रमाणित करेंगे? जावेद अहमद जी क्या कांग्रेस इस बात को प्रमाणित करेगी कि वो जो वीडियो आए जावेद अहमद जी, वो जो वीडियो आए जावेद अहमद जी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी? जावेद अहमद जी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी? जावेद अहमद जी, उसकी प्रामाणिकता क्या थी? वो जो वीडियो आए, शिवराज जीवन जी के जो वीडियो पर आपने कह दिया कि कोई अगर उसको सर्टिफाइड कर दे तो फिर मैं मान लूं, मैं स्वीकार कर लूं। अब वो जो वीडियो आए उसको आपने सर्टिफिकेट कैसे दिया? कांग्रेस ने किसी लैब में जांच की है क्या? कांग्रेस ने किसी लैब में जांच की है क्या? जावेद जी, कांग्रेस ने किसी लैब में जांच की है क्या? वो जो वीडियो आए सोशल मीडिया के ऊपर, जावेद जी, क्या कांग्रेस ने जांच की है किसी लैब के अंदर? कौन सी लैब है? कौन सी लैब है वो जिसमें जांच कर ली उन वीडियो की आप लोगों ने? भाई बता दीजिए जरा उसको, कैसे हमारे नेता को कौन सी लैब थी? कौन सी लैब थी? जावेद जी, वो कौन सी लैब है? वो कौन सी लैब है जिसमें कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं? वो ऑथेंटिक हैं? ये कौन सी लैब ने उसको दिया सर्टिफिकेट? कौन सी लैब है कांग्रेस की? नहीं दे रहा हूं। आपने पूछा ना सवाल, यही तो शिवराज जीवन को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज जीवन को लेकर के वो सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो वीडियो वायरल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो ऑथेंटिक है। पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से आपने नोटिस दी, पंचायत करने वालों को आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? क्यों अब तक उनसे पूछताछ नहीं हुई? मैंने कार्रवाई की बात नहीं की। जिस तरीके से हमारे नेता से आपने पूछताछ की, पंचायत करने वालों से क्यों नहीं पूछताछ की? भाजपा का जावेद जी, उस पर भी FIR हो गई है। मुझे लगता है आपके पास जानकारी नहीं है, उस पर FIR हो गई है। जावेद जी, उस पर FIR हो गई, मुझे लगता है आपके पास जानकारी नहीं है। मेरे पास पूरी जानकारी। जावेद जी, उस पर FIR हुई है, उस पर FIR हुई है, उस पर भी हुई है FIR, उस पर भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उसको भी आप सर्टिफाइड मत करिए। अगर शिवराज जीवन के वीडियो को आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं तो उसको भी मत करिए। दोनों ही जांच का विषय है, दोनों को ही जांच में रहने दीजिए। सच क्या है सामने आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्याय की दृष्टि एक होती है। न्याय एक दृष्टि से होता है। न्याय की दृष्टि भी एक होती है, संवेदना की भी दृष्टि एक होती है। अगर हाथरस जा सकते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तो फिर उनको राजस्थान भी जाना चाहिए था। यही बात मैं पहले दौर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बेटी बेटी होती है, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या हिंदुस्तान के किसी कोने की हो। चलिए, अब इसी के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अहम सवाल यही है कि आखिर इन दावों की जो सच्चाई है वो क्या है और इसका जो हल है वो क्या निकलेगा, और क्या ये जांच सही दिशा में चलते हुए अपने अंजाम तक पहुंचेगी, ये भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।